नमस्कार। आपकी खबर में स्वागत है। और इस समय हमारे साथ में है शिव कुमार द्विवेदी, हमारे पैनल एनालिस्ट। और जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो है बेंगलुरु हिंसा। हिंसा ये जिस तरीके से हुई, और कानून व्यवस्था जो दिख रहा है पूरी तरीके से राज्य में दिखा कि ध्वस्त है। ये बहुत बड़े चिंता का विषय, बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि एक शिकायत की जाती है, फेसबुक पोस्ट जो किया गया था उस पर शिकायत की जाती है, और उसके बाद भीड़ को कानून पर भरोसा नहीं रह जाता है, और उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। अगर इस तरीके से कार्रवाई होने लगी, लोग कानून को अपने हाथ में लेते रहे, तो फिर देश का क्या होगा, उस कानून का क्या होगा, कानून के रखवालों का क्या होगा। तो फिर तो ये जंगल राज हो जाएगा पूरा। तो इस सब सारे मामले पे हमारे साथ में है शिव कुमार द्विवेदी, जो पूरा घटनाक्रम बताएंगे, और उसके बाद में ये बताएंगे कि कहाँ से उन्होंने जो देखा, जो एनालिसिस की है, उसमें ये कहाँ से आ रहा है कि चूक कहाँ से हो गई। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फेल्योर नजर आ रहा है, और चूक होना ये एक राज्य की बात नहीं है, बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हजारों की भीड़ अगर किसी घर को जाके जला देती है, जिस तरीके से वीडियो फुटेज दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। जिन लोगों ने इस चीज को फेस किया होगा उन पर आप सोचिए कि कैसी बीती होगी। तो शिव कुमार द्विवेदी जी हैं हमारे साथ में। शिव कुमार द्विवेदी, ये बताइए कि जो घटनाक्रम जो शुरू हुआ वो किस तरीके से शुरू हुआ, और ये सिचुएशन यहाँ तक क्यों आ गई। ये स्थितियां क्या एक दिन में बनी, क्या ये प्री प्लान्ड लग रहा था, या अचानक सारी स्थितियां ये ऐसी बनी है। तो आपने क्या पाया अपनी एनालिसिस। धन्यवाद राजू जी, मुझे जोड़ने के लिए। और खास तौर पर आपने जो आज चर्चा का विषय रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बेंगलुरु हिंसा। अगर हम बात करें तो अभी जनवरी में ही हमारे देश में ही एक दिल्ली में बड़ा भयानक दंगे हुए थे। और दिल्ली हिंसा भी ठीक इसी प्रकार की थी जैसे आज हमने बेंगलुरु हिंसा देखी है, और इससे कहीं कमजोर नहीं थी। और दोनों ही हिंसाओं में एक ही संगठन का नाम बार बार आना और एक ही तरह के संगठन का इन्वॉल्व होना, ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि अचानक कोई घटना घटी। बशर्ते 370 सीए और राम जन्मभूमि के बाद सही पूरे देश में माहौल बिगाड़ने का काम चल रहा है। बड़ी मजे की बात यह है कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहीं पर दंगों को इनिशिएटिव दिया जा रहा है और वहीं दंगे किए जा रहे हैं। अब बात आती है कि हम बेंगलुरु हिंसा पर ही चर्चा करें कि आखिर बेंगलुरु हिंसा का प्राकरण क्या था, इसके मूल में क्या था। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से बार बार ये बताया जा रहा है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद के विषय में कुछ बातें कही गई फेसबुक पोस्ट पर, उसको लेकर के दंगा हुआ, जिसको लिखने वाले एक श्रीनिवास मूर्ति, जो कि एक दलित विधायक है कांग्रेस पार्टी के और बेंगलुरु में रहते हैं, उनके भतीजे ने ये पोस्ट किया था। और उसके अगेंस्ट में ये कार्रवाई कुछ मुस्लिमों ने की। ठीक है। और मेरा ये कहना है कि ये फिर बात आती है कि आखिर ऐसे कैसे कार्रवाई हो गई। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक पक्षीय बात पूरी मीडिया दिखा रही है, जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से खंडन करता हूं और मंडन करता हूं। क्योंकि एक तरफा बात नहीं हो सकती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इस तरह की बातें लिखी गई तो उससे पहले भी कुछ हुआ होगा, ऐसा ऐसा तो है नहीं। उससे पहले की बात कोई नहीं बता रहा। उससे पहले ये हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल रही थी, जिसको 10 से ही तैयारियां चल रही थी, 11, 12, 13, आज भी बहुत से लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के एक पोस्ट इन ग्रुप की तरफ से, यानी मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिम युवाओं की तरफ से, कट्टरपंथी युवाओं की तरफ से बड़ी ही भद्दी टिप्पणी भगवान श्री कृष्ण के बारे में की गई। पूरे बेंगलुरु में उसको वायरल किया गया और उसी का जवाब ये श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने दिया था। बड़ी बड़ी बात यह है कि जब आपने भगवान श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी की तो ना तो कोई सेकुलरिस्ट नेता नजर आए, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा नजर आए कि साहब ये सांस्कृतिक ताना बाना टूट जाएगा, लोगों के बीच में संबंध समाप्त हो जाएंगे, सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाएगी। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हिंसा भड़के, इसीलिए बार बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर गलत टिप्पणियां की और उसके अगेंस्ट में एक कृष्ण भक्त श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने इस पर कार्रवाई की। फिर मैं कहना चाहूंगा यार राजू जी कि उसके बाद इसको अच्छा, लेकर के वो एक चीज इसमें ये बताइए कि जो जैसा कि आपने बताया कि टिप्पणी की गई थी इस बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी पुलिस को इस बारे में।
ना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब टिप्पणी हुई तब तो इस पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन जब मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई तो उस पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई, और दर्ज कराने के बाद विधायक तक पे भी एफआईआर लॉन्च हुई। समझिए आप, एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद हिंसा का कोई औचित्य नहीं बनता था। लेकिन अभी 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 इसमें जो हिंसा की बात आई उसमें पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है, एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको एसडीपीआई के नाम से जाना जाता है, जो कि 2021 जून 2009 में इसकी स्थापना की गई, और 13 अप्रैल 2010 को ये राजनीतिक भारतीय राजनीतिक दल के रूप में इसको मान्यता हमारे निर्वाचन आयोग ने दी। उसके बाद से इस दल की भूमिका सदैव संदिग्ध रही है, यहाँ तक कि चाहे वो दिल्ली में शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चला उसमें भी इनकी भूमिका देखी गई। आज की डेट में एसडीपीआई जो है वो 16 स्टेट में काम कर रही है। मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एसडीपीआई है वो 16 स्टेट में काम कर रही है, यूपी में भी इसका काम है, आंध्रा में है, कर्नाटक में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, और आपको बता दूं कि 68 सीटों पर इसका कब्जा है, उधर की असेंबली से लेकर के लोकसभा मिला करके, और बेंगलुरु की लगभग 14 सीटें इसने जीती है। अब बात यह आती है कि श्रीनिवास मूर्ति के यहाँ जब हमला होता है तो राजू जी मैं देखता हूं कि सारे राजनीतिक दल जो सेकुलरिस्ट का झंडा लेकर के घूमते रहते हैं और दलितों के सम्मान के लिए बिल्कुल सड़कों पे उतर जाते हैं, यहाँ तक कि एसडीपीआई वो भी अपने जो राजनीतिक विचारधारा और एक्टिविटीज के रूप में जो उसने जारी किया है अपना वैचारिक रूप से कि हम क्या काम करने वाले, अपना उद्देश्य जो जारी किया उसमें भी उसने दलितों के हित की बात करी है, और दलितों पर ही हत्या करती है, दलितों पर ही आक्रमण करती है। और मजे की बात यह है कि आज बहुजन समाज पार्टी ने भी एक शब्द नहीं बोला एसडीपीआई के खिलाफ। वही कांग्रेस पार्टी जिसका एमएलए टारगेट होता है, जिसके घर के आसपास हिंसा होती है, वही सिद्धारमैया चुप हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं बोलती हैं। प्रियंका गांधी जो जरा जरा सी बातों पर ट्वीट करती हैं पूरे देश भर के पराक्रम को लेकर के, जहां उनकी सरकारें नहीं है, आज वो एक शब्द नहीं बोल रही है दलितों को लेकर के। और ये प्रियंका की चुप्पी पहली बार नहीं हुई है, प्रियंका की चुप्पी ताजुब इसलिए करती है कि इससे पहले भी जौनपुर में भदोही गांव में जून 2020 में एक घटना घटी थी जिसमें हमला करने वाला मुसलमान था, सलमान, जिसने पूरे पूरे आग लगा दिया था दलितों के गांव में, तब भी ये नहीं बोली थी। अगर जहां हमला करने वाला मुसलमान होगा, क्या आप नहीं बोलोगे? मेरा एक प्रश्न है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। और यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक पर हमला हुआ और दलित विधायक पर हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एसडीपीआई के खिलाफ नहीं बोल रही है? ये वही एसडीपीआई है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या में शामिल होने का इन पर आरोप है, जो कि पीएफआई के माध्यम से केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है। तो ये हत्यारे जो राजनीतिक दल के रूप में उभरे हैं, इनके विषय में बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? आज असुदुन ओवैसी जो मीम और भीम का नारा देते हैं, मैं पूछता हूँ वो कहाँ गए जब दलितों पर आक्रमण हो रहा है? अच्छा, क्या यहाँ સુધી बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बताइए, जो आपने बताया कि एसडीपीआई जो है एक ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जी आपने ये भी बताया कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक, इनके विधायक भी हो गए हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है इनका हो रहा, पब्लिक इनको चुन रही है, और अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये पाए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा इनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की गई है अभी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पीएफआई है इस पर कार्रवाइयां चल रही है, शिकंजे कसे हुए। ये पीएफआई का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, समझिए आप। पीएफआई पर आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पीएफआई को लेकर के केरल स्टेट की सरकार ने एक हलफनामा दिया, और उस हलफनामा में उसने किया कि पीएफआई के ऊपर लगभग 86 ऐसे केसेस हैं जो हत्या, 27 हत्या के केस हैं, 86 हत्या के प्रयास के केस हैं, और 106 कम्युनल राइट्स के केस हैं, वो सारे चल रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि जिस समय शाहीन बाग स्कैंडल हुआ था, दिल्ली दंगा हुआ था, शाहीन बाग में 120 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था, जिसकी ईडी अभी जांच कर रही है, और बड़े पैमाने पर ईडी जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि देश के दो बड़े लोग ऐसे हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी लोग इसमें पदाधिकारी हैं, एसडीपीआई में। आपको बता दूं डॉक्टर तहसील रहमानी जो अक्सर डिबेट में आते हैं, वह भी इसके पदाधिकारी है। हो सकता है वो सचिव हो या क्या है, ये तो मैं स्पष्ट अभी नहीं बता सकता, लेकिन वो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस पूरे ऑल इंडिया जिसकी कमेटी बनी हुई है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल वर्चस्व मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम राजनीतिक उनकी राजनीतिक विचारधारा है कि यहाँ पर इस्लामिक स्टेट को सम्मिलित कर हासिल करना। क्योंकि पीएफआई के जन्म कब हुआ? 2002 में जब कोटा आया और सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया, इंडियन मुजाहिदीन को प्रतिबंधित किया गया, उसके बाद में 9 संगठनों को मिला के पीएफआई बनाया गया, और ये पीएफआई पूरे देश में अपनी एक्टिविटी चला रहा है।
फिर जब इस पर प्रतिबंध लगने की स्थिति आई, इसके खिलाफ काफी चार्जशीटें दाखिल हो गए, तो इन्होंने अपना चेहरा बदला और इन्होंने सीधे करके अपना एसडीपीआई यानी कि एक राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया। उसमें बड़े बुद्धिजीवियों को रखा इन्होंने, कई मतलब मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, ध्यान रखिएगा। और ये मुस्लिम बुद्धिजीवी मिला करके, और बल्कि इनका मुस्लिम लीग जो है केरल की, उससे इनकी नहीं पट रही है। वहां पर सुन्नी हम्म, समाज के लोगों से इनका हाथापाई हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हम्म, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और इन्होंने पहली हत्या का प्रयास जो किया था, वो जिग्नेश और गोपाल जी एबीवीपी के कार्यकर्ता थे 2006 में, वहां पीएफआई ने हत्या की इनकी। इसके बाद डिसूजा हम्म, का हाथ काटा, जो न्यू मैन कॉलेज केरल के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डिसूजा, उनका हाथ काटा। ये ऐसे संगठन है। और सबसे बड़ी बात कि आईसिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लेकर के पूरा विश्व हिल गया था, ट्रंप को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। आईसिस को ये जिहादी सप्लाई करने का भी काम करते थे, जिसपे पकड़े गए थे और इन पर काफी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा भी आपको ध्यान होगा 2019 में ईस्टर्न के मौके पर चर्च में, श्रीलंका में चर्च में विस्फोट हुआ था, बड़ी भयानक घटना हुई थी, उसमें भी पीएफआई के लोगों का हाथ पाया गया। और बता दूं, कुन्नूर में इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर लाखों रुपए, मतलब लाखों रुपए पाए गए, साथ में वहां पर आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। आज देश के अंदर आप देखिए कि तीन बड़े दल हैं, एक पीएफआई, एसडीआई, ये वो स्थिति पैदा कर रहे हैं जो 1906 में मुस्लिम लीग ने पैदा की थी, सर सैयद अहमद ने, इकबाल ने, और इन्होंने पैदा की थी कि हम देश को एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। उसी विचारधारा के साथ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और इनकी तरफ आकर्षण भी बहुत तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि पीएफआई के समर्थन से, आप अगर, मुझे तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो डिबेट में भी आते थे, बहुजन समाज पार्टी जो कर्नाटका के प्रेसिडेंट थे और इस समय अमरोहा से सांसद हैं, हो सकता है आपको उनका नाम पता हो, नवाब ऐसे कुछ करके है उनका नाम, और अमरोहा के हैं वो। तो उनको जिताने के लिए भी पीएफआई ने सपोर्ट किया था, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट है और वो बसपा का है, वो जनता दल सेकुलर का है, तो उसको भी जिता रहे थे। यानी उनकी मेंटालिटी आप देखिए किस तरह की है कि वो सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं और दलितों पर हत्या करते हैं, दलितों को मारते हैं और फिर खड़े होकर के दलितों की सुरक्षा की बात करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी जी से कि ओवैसी जी, क्या श्रीनिवास मूर्ति जो है वो दलित नहीं रह गया? मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी से, क्या वो दलित नहीं रह गया? वो तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था प्रियंका जी, अब तो आपको उनके खड़े हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी बार बार जो पीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, अब तो उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था। और ये बड़ी भयानक घटना है राजू जी, अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगाया गया और सख्ती से इसका प्रयोग नहीं किया गया, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि भविष्य में मुस्लिम लीग से बड़ा एक संकट भारत के सामने मंडरा रहा है। ये हर्बुल इस्लाम जैसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये बड़े बड़े आतंकी एक्टिविटीज में इनका नाम आया है, और एसडीपीआई एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बढ़ रहा है, जिसको नहीं पीछे तो से वही प्रोडक्शन तो शुरू मैं कर। पूछ रहा हूँ कि अगर इतने खतरनाक एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व हैं और सारी चीजें डिस्क्लोज हो चुकी है, तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, गवर्नमेंट जो एक्शन लेना है वो केरला की गवर्नमेंट को लेना है, समझिए आप। लॉ एंड ऑर्डर हम्म, जो होता है वो वहां पर, दिल्ली में देखिए एक्शन लिए जा रहे हैं। पीएफआई के लोग भी हम्म, कल भी गिरफ्तार हुए हैं, देखिए आप, लखनऊ में गिरफ्तार हुए, लखनऊ में इनकी एक्टिविटी नहीं चल पाई, बहराइच में इनके खाते हम्म, खंगाले गए, लखनऊ में इनके खाते खंगाले गए, दिल्ली में इनके खाते खंगाले जा रहे हैं। यानी जहां जहां ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, खासतौर पर साउथ में, इनकर एक मॉरल प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट ये मिल करके, वही है ना कि भाजपा को खत्म करना चाहे जैसे खत्म करना है, तो इन्हें लगता है कि चलो हम्म। भाई ये भी चार ठो आरएसएस के लोगों को मार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो यहाँ ये एक दूसरे को मरते देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं, केरल की स्टेट सरकार ने नहीं किया है, उन्होंने भी इनके ऊपर कार्रवाई की है, इनके लोग अंदर गए हैं, कार्रवाई चल रही है, वरना इन्हें मुखौटा चेंज ना करना पड़ता, वरना इन्हें एसडीपीआई के नाम पे नहीं आना पड़ता। सही बात। अब तक ये पॉपुलर फ्रंट के नाम से ही काम करते रहते। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा कॉकस है, उसका प्रमुख केंद्र बहराइच है, प्रमुख केंद्र उसका अमरोहा है, प्रमुख केंद्र उसका संभल है, प्रमुख केंद्र उसका मुजफ्फरनगर है, प्रमुख केंद्र उसका अमरोहा है, प्रमुख केंद्र उसका क्या नाम है, कानपुर है, जहां से इसको पूरा तरह लीड करते हैं पूरी तरह से। और यहाँ इनका बहुत बड़ा कॉकस है। मैं बार बार बधाई देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि जो उत्तर हम्म। प्रदेश के अंदर सीए का प्रोटेस्ट कराया गया था, वो भी इसी पीएफआई के द्वारा कराया गया था। ये पीएफआई का ही बच्चा है, एसडीपीआई। और अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने इतना प्रभावी ढंग से कार्रवाई न की होती राजू जी, तो आज घर घर जलता हुआ दिखाई पड़ता। जितनी बड़ी हिंसा बेंगलुरु में हुई है, उससे बड़ी हिंसा उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही थी। और ये तो नहीं भला तो हो यही कारण है कि अगर आप ट्विटर पे जो है सर्च करें तो आप पाएंगे कि बेंगलुरु में भी या ऑल ओवर इंडिया जो है इस बात की डिमांड की जा रही कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इन जो आतताई हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की है, योगी मॉडल को बेंगलुरु में भी
प्रोजेक्ट करने की बात कही गई है कि जितना भी हिंसा में जो भी सरकारी धन की क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए बार बार यही मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल जो है उसको लागू किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इतनी कठोर कार्रवाई की गई और उसका यही कारण रहा कि ये बार बार जो इनको मना करने पे ये मानते नहीं थे और बार बार इनके खिलाफ नोटिस इशू होने के बाद में जब इनकी आर्थिक क्षति होने लगी तब जाके ये किसी तरीके से माने हैं। और ये पूरे देश में मांग की जा रही है, दिल्ली में भी मांग की गई थी इस बात की कि योगी मॉडल को प्रोजेक्ट, बेंगलुरु में भी यही बात कही जा रही है। और यहाँ तक कि आपको ये भी बताएं कि अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पे, चूंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो ये भी बात रखी जा रही थी कि इधर छुट्टियां भी पड़ रही है तो क्या योगी आदित्यनाथ को वहां कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाए एडिशनल चार्ज पे, क्योंकि दंगाइयों से अगर निपटने का पूरे देश में कहीं कोई मॉडल तैयार हो पाया है तो वो उत्तर प्रदेश में, जहां तक कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। अब कहने की बात ये, जो चिंता का विषय ये है कि बार बार ऐसे तत्व उभरते हैं और इसको आप छोटी मोटी बात मत समझिए कि कुछ लोग जो है, अभी मैं पढ़ रहा था कि 5 लोगों ने पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया और उन्होंने हजारों की भीड़ इकट्ठा कर ली। तो इस तरीके से ऑपरेट वो करते हैं, उनका नेटवर्क इतना मजबूत हो जाता है, वहीं पुलिस तंत्र फेल हो जाता है, जबकि पुलिस का नेटवर्क कितना बड़ा है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और आपको क्या लगता है कि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, क्या इन पर जो है लगाम लग सकेगी या इसी तरीके से ये खुराफात करते रहेंगे, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करते रहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे? जी। देखिए इन देखिए राजू जी, इनका मनोबल तो कहीं ना कहीं गिरेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। येदियुरप्पा, जैसा कि आप बोल रहे हैं, येदियुरप्पा जी ने भी कहा है कि हम योगी मॉडल पे ही कार्रवाई करेंगे और संपत्तियों की रिकवरी की जाएगी। निश्चित तौर पर उनका मनोबल गिरेगा, लेकिन इतना भी नहीं गिरेगा, क्योंकि आपको शायद मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार अन्य राजनीतिक दलों ने मौन साध रखा है, इससे उन्हें एक परोक्ष रूप से समर्थन मिलता है और उन्हें लगता है कि नहीं, हम भारत के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डेनमार्क में कोई कार्टून बना दे मोहम्मद साहब का, तो उसमें भारत के हिंदुओं का क्या रोल है भाई? आप यहाँ पर दंगा करोगे, लखनऊ में आग लगा दोगे। लखनऊ के अमीनाबाद में उस समय था, उस दिन जिस दिन घटना घटी, लखनऊ के अमीनाबाद में मुझे भी छुपना पड़ा। आप सोचिए कि आंदलीप सार्बो, फ्रांस का एक पत्रिका है, जो मोहम्मद साहब के बारे में कुछ लिख देता है, आप आतंक मचा देते हो भाई। क्यों मचा देते हो? क्योंकि असत्य पर ये अडिग रहते हैं, सत्य नहीं जानना चाहते। एक मुहिम चलानी चाहिए, इन्हें सत्य से परिचय कराना चाहिए। क्या कि मोहम्मद साहब के बारे में को लेकर के जो तुरंत ही अपनी भूमिका बना लेते हैं, गलत है। आपको ध्यान होगा, म्यांमार में एक घटना घटी थी 2008 में, और हमारे शहीद पार्क मुंबई में उन्होंने गिरा दिया। मैं पूछता हूं कि अगर हिम्मत है तो चाइना जाओ ना, अगर तुम्हारे वहां पर थोड़ी देर तुम्हारी हिम्मत है तो चाइना का विरोध क्यों नहीं करते हो? जहां पर तुम्हें नमाज नहीं रखने दिया जाता है, जहां पर तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, मुसलमान नाम नहीं रखने दिया जाता है, वहां पर सीधे कहा जाता है कि रेहान रेहान लिखो, खान लिखा तो आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूँ, जहां इतना डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ है, वहां पे एक शब्द आप नहीं उठाते हो। भारत का भी एक भी मुसलमान नहीं उठाता है, उनके राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं उठाते हैं। अब समझिए कि 30 पार्टी, अभी एक पहली घटना भारत के अंदर नहीं हो रही है। राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद से ही लगातार मुसलमानों द्वारा जिस प्रकार का दुस्साहस किया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर को गिराने की बात की जा रही हो, चाहे वो अभी एक 30 पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुब अंसारी, उन्होंने भी बाकायदा उर्दू समाचार पत्र में छपवा दिया, एक विज्ञापन छपवाया जिसमें उन्होंने बड़ी उलूल जुलूल बातें लिखी, जिन पर उन्हें एनएसए लगाना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार को, और तुरंत उन्हें अंदर कर दिया गया। इसके बाद में ये बेंगलुरु की घटना देखिए, उसके बाद में रांची की घटना देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की घटना देखिए कि उसने उसी दिन एक जो नॉर्थ ईस्टर्न चर्च जो है, जब मोहम्मद साहब पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले जो चर्च पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने बनाया था, जिसका इन्होंने कोई सोफिया प्रोफिया कोई नाम रख दिया है, बल्कि वो नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो पहली शताब्दी में बना था, जब मोहम्मद साहब पैदा भी नहीं हुए थे, और 1500 साल तक वहां पर सिर्फ प्रार्थना हुई है। अब जबरन इन्होंने जाकर के वहां प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि असत्य पर अडिग है। दुनिया जानती है कि इस्लाम बहुत दिन बाद आया, उसका कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी ये अडिग हो जाते हैं। अब कल की घटना देखिए, बेंगलुरु की घटना जो परसों घटी है, उसमें बाकायदा एफआईआर लॉन्च हो गई, वो आदमी जेल, उसका सम्मन कट गया, उसके बाद आप उसके घर पर अटैक करने जाते हैं। और भारत के राजनीतिक
दल जो है वो मौन रहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। इनको आप समर्थन देते हैं, म्यांमार की घटना के बाद भारत को आग लगाने की घटना पूरा प्रोत्साहन देते हैं नहीं, कि इस यही नहीं पार्टी। है। ये यही नहीं है। इनको जब ये पता चलता है, जो पुलिस द्वारा बताया जाता है कि जो एक्यूज है, नॉमिनेटेड एक्यूज है, उसको अरेस्ट किया जा चुका है, इनका मनोबल देखिए। ये जाके थाने को घेर लेते हैं और कहते हैं हमें सुपुर्द करो। अरे यहाँ पे नहीं संविधान अभी भारत का नहीं नहीं कानून लागू होगा और कि उनका और कानून लागू होगा कि सुपुर्द करो मार दे होगा? ऐसे है क्या यहाँ पे? नहीं, अब आप सोचिए कि एसडीपीआई वो कहती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करती हूँ, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करती है। यानी वो भारत के संविधान में उसकी 1% उसका कोई सम्मान नहीं है, भारत के न्याय तंत्र में उसका सम्मान नहीं है, भारत के संविधान में उसका सम्मान नहीं है। फिर भी ये भारत की विडंबना है कि उसको राजनीतिक दल की मान्यता दे रखी गई है, और वो चुनाव लड़ भी रहा है, अपनी पार्टियों से जीत भी रहा है। तो ये बड़े ही गलत निर्णय है, और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को ऐसी चीजें बनानी चाहिए। अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी जी ने दो बड़े काम किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एक काम उन्होंने किया था कि यूएपीए लॉ में परिवर्तन किया था, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड प्रेजेंटेटिव एक्ट जो था उसको उन्होंने करा था, और उसको लेकर के सबसे अधिक अगर कोई दिक्कत में था तो पीएफआई था, एसडीपीआई था, क्योंकि इनके पास आपत्तिजनक सामग्रियां थी। यासिन मलिक उसी के अंतर्गत अंतर गया। इसका अगर मुखर विरोध सड़कों पर आकर किसी ने किया तो एसडीपीआई ने किया। अभी राम मंदिर का मुखर विरोध अगर सड़कों पे आके किसी ने किया तो एसडीपीआई ने किया, जो पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बताना चाहूंगा। और इसके अलावा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम आप चर्चा कर रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इन्होंने उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि अरबी भाषा को क्यों निकाला गया, समझिए आप। एनडीटीवी की चिंता यह है कि साहब चाइना भाषा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी दिक्कत यह है कि अरबी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। समझिए आप, दोनों के अपने अपने फंडामेंटल राइट तो हो गए हैं कि दोनों ही कुल मिलाकर के भारत को क्या चाहते हो भाई। अभी तक तो आप कह रहे थे साहब हम इस पे राज करते थे 800 साल तक, तो ये फिर से अपने पुनर्वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं 800 साल के बाद। फिर से कहना चाहते हैं कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे। इस सोच के साथ एसडीआई चल रहा है, एसडीपीआई। और एसडीपीआई में कोई छोटे मोटे नेता नहीं है राजू जी। अगर आप आज जाइएगा उसकी वेबसाइट में sdpi.in करके आप टाइप करिएगा, और टाइप करने के बाद देखिएगा कि भारत के वो मुस्लिम चेहरे हैं जिनको आप अक्सर टिबेट में देखते हैं। और वो अभी भी राम मंदिर जिस दिन डिसीजन शिलान्यास कर रहे थे मोदी जी, उस दिन वो सब उसका विरोध कर रहे थे। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के पार्ट हैं 2-3 लोग, आपको बताऊं। तो ये एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति है, और अब भारत में ऐसा नहीं चलेगा। मैं बता दे रहा हूं कि अब भारत में ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें सत्य को उजागर करना होगा। जैसे आज हमने बताया कि बंगलौर की हिंसा के पीछे पहले हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कलाओं के मालिक भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के बारे में जब गलत शब्द लिखा गया, तब उन क्या नाम है श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने इस प्रकार का कांड किया। और आप देखिए बीएसपी भी मौन है। बीएसपी भी एक बार नहीं बोल रही कि दलित विधायक के ऊपर हमला क्यों हुआ। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, चाहे वो आरएसएस विंग हो उनका, चाहे वो एबीवीपी के लोग हो, चाहे जो हो। तो मैं तो मानूंगा कि भारत को अगर सनातन संस्कृति को जीवित रखना है तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि कौन कांग्रेसी हिंदू है, कौन बसपाई हिंदू है, कौन सपाई हिंदू है, कौन कौन और कौन भाजपाई देखिए, हिंदू है। इसमें इसमें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत का संविधान बचा रहे, भारत का कानून बचा रहे। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। यहाँ शरिया नहीं लागू है कि उसके तहत जो किसी को भी पकड़ के मार देंगे, गला काट देंगे, कुछ भी कर देंगे। उन्होंने नहीं कंप्लेंट की, पुलिस ने एक्शन लिया, और पुलिस ने एक्शन लिया। इनका मनोबल इतना बढ़ा कि इन्हें ये जाके थाने को फूंक दिए। तो इनके खिलाफ तो इतनी सख्त नहीं कार्रवाई होनी और चाहिए जिस मैं तरीके से उत्तर प्रदेश में किया गया। मैं राजीव जी। जी एक चीज और कहना चाहूंगा। आज की इस घटना से फिलहाल मुझे एक चीज याद आती है कि इसी प्रकार का मौन गांधी जी ने धारण किया था 1920 में। आपको बता दूं कि 1920 में जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था वहां पर खलीफा हटाया गया टर्की में, और उस चर्च को उन्होंने म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया 1920 में कमाल पाशा ने। और पूरे दुनिया में मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू किया, खिलाफत आंदोलन। मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के लगभग 90% नेताओं का यह मानना था कि हमें खिलाफत मूवमेंट का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने, आज जैसे प्रियंका गांधी मौन बैठी हुई है श्रीनिवास मूर्ति के हमले पर, इसी तरह गांधी जी भी मौन बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुल मिला हम समर्थन करेंगे। और मौलाना अली जौहर अली का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय अपने आजम खां जी ने बनवाया, और हजारों गरीब मुसलमानों का खेत को कब्जा कर लिया। अब वो कब्जे छूट रहे हैं, समझिए आप। तो जौहर अली, मौलाना अली जो थे वो भारत में रहे भी नहीं। मजे की बात देखिए, भाग गए छोड़ करके पाकिस्तान। मौलाना अली जौहर अली जो थे, इन दोनों ने मिल करके एक आंदोलन चलाया, और दोनों अनपढ़ थे,
समझिए आप, दोनों अनपढ़ थे, उनको कोई पॉलिटिकल समझ नहीं थी, उनको कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक इस्लामिक फोबिया में थे, वो इस्लामिक कट्टरपंथी थे। और जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गांधी जी कहते थे मेरे दो बच्चे हैं, एक मौलाना अली, एक जौहर अली, समझिए आप। और जब वो आंदोलन शुरू हुआ उसी समय असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। मुसलमानों ने कहा असहयोग आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है 1920 में। और मोपला हत्याकांड, मोपला मुसलमानों ने 1920 में, जो केरल के मोपला मुसलमान थे, उन्होंने टर्की में, अब वही वाली स्थिति हो गई, समझिए राजू जी, कि डेनमार्क में कार्टून बनता है, जलाओगे कहां, भारत के हिंदुओं को। म्यांमार में घटना घटती है, जलाओगे कहां, भारत के हिंदुओं को, भारत की संपत्ति क्षत्रिय करोगे। वही घटना घटी कि किसी ने क्या नाम है, इसराइल पर अटैक, इसराइल ने अटैक किया फिलिस्तीन में, संसद नहीं चलने दोगे 2014 में भारत में। मोदी से पूछोगे भाई फिलिस्तीन पे हमला क्यों हुआ, मोदी क्या करे उसके लिए। अब बात आती है कि जब मोपला मुसलमानों ने हमला किया और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि ये खिलाफत मूवमेंट पे कांग्रेस का समर्थन तुरंत वापस करिए, गांधी मौन हो गए। और एक आध नहीं, 50,000 से अधिक हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं करी गई, मारा गया, और कांग्रेस पार्टी के गांधी जी मौन बैठे थे। तभी जरूरत पड़ी सुभाष चंद्र बोस की, तभी जरूरत पड़ी चंद्रशेखर आजाद की, तभी जरूरत पड़ी राम प्रसाद बिस्मिल की, तभी जरूरत पड़ी मदन मोहन मालवीय को, क्या क्या नाम है फिर से, मदन मोहन मालवीय को हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की, तभी जरूरत पड़ी अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने की, तभी जरूरत पड़ी आरएसएस बनाने की। मैं पूछता हूं, भारत के अंदर 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाल दी गई थी, एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ विश्वविद्यालय विद्यालय के नाम पर, जो सर सैयद अहमद ने डाला। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यहीं तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना, और हिंदू महासभा 1915 में बना। आप सोचिए हमने कितना दिन इंतजार किया, भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उसके बाद नहीं बना। लेकिन हमने हत्याएं नहीं की, जैसा कि डायरेक्ट एक्शन प्लान में जिन्ना ने किया था, जब 1946 में हजारों हिंदुओं की हत्या कलकत्ता की गलियों पे हो रही थी, तभी ये कांग्रेस मौन थी, तभी गांधी मौन थे, और जैसे आज प्रियंका गांधी मौन है। और तभी सिर्फ दलितों की हत्याएं हुई थी, और किसी की नहीं। जिस प्रकार आज भ्रम में ये मीम और भीम का जाल बिछा रहे हैं एसडीपीआई के लोग, जिस प्रकार नहीं, इसी तरीके से अभी अभी कुछ दिन पहले ही आसाम में भी जो है एक टिप्पणी की गई थी, भगवान के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, और वहां पे शिकायत की गई और पुलिस ने एक्शन ले लिया उस पर, ठीक है। लेकिन कहीं कोई जलाने नहीं गया था, जिस थाने को जलाने लगे या कुछ करने लगे। तो ऐसे लोग जो है, जो जिस तरीके से बेंगलुरु में हिंसा हुई और दिल्ली में हुई, तो इनका जो है मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, या तो इनको कानून पे भरोसा नहीं है, या तो मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। और सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये सारे कश्मीर में जो पहले फंडिंग होती थी, उस फंडिंग को रोका गया, और उसके बाद में फिर कार्रवाई वहां पे हो सकी, और अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। इसका मतलब ये है कि पीएफआई जो है या एसडीपीआई है, अभी भी केरल में, बेंगलुरु में, वेस्ट बंगाल में, इन सब जगहों पे कुछ लोकल इनको सपोर्ट मिल रहा है, लोकल फाइनेंसिंग हो रही है, लोकल कुछ इनके जरूरतें जो है वो पूरी हो रही हैं। तभी तो इनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है। कहाँ से इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देते हैं कि सीए और एनआरसी के बारे में प्रोटेस्ट किया जाता है, तो वहां पे बिरयानी आया करती है, 1.5-2 महीने तक ये लोग जो है ब्लॉक करते हैं रोड को, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वापस इन्हीं के गेंद में जो है पाले में जो है गेंद फेंक देती है। तो फंडिंग अभी भी तो हो रही है ना, तभी तो इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी अभी मैं बताता हूँ फंडिंग कैसे इनकी हो रही है। अभी आपको ध्यान होगा कि जिस समय सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय कर्नाटका के अंदर एक इस्लामिक फंडिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, जिसमें वहां के एक मंत्री भी इन्वॉल्व थे। और उस मंत्री में इन्वॉल्व होने के बाद वो भाग गया बाहर, अब्दुल्ला ऐसे कुछ नाम था उसका, अब्दुल बासु का कुछ नाम था, वो भाग गया। वो भी पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन था, जो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे लोगों से कहता था हिंदुओं से लेन देन मत करिए, हिंदुओं से खरीदिए मत, हिंदुओं को दीजिए मत, और उस पैसे को आप इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू हमें दीजिए, हम इसका पैसा आपको देंगे, 2 गुना करके देंगे, 3 गुना करके देंगे। और वो पूरा पैसा लेके भाग गया। ये पीएफआई वाले ही थे साहब, दूसरे नहीं थे। और पीएफआई के नेटवर्क जो है वो आईसिस से भी मिले हुए हैं। इसके लिए आपको 1% भी शंका नहीं करनी होगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉ कह रहा है, इंटेलिजेंस कह रहा है कि इनके पीएफआई के कॉन्टेक्ट जो है वो आईसिस से है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसको आप हल्के में मत लीजिए राजू जी। अभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से पाकि अमेरिका अपनी पूरी सेना हटा रहा है, बहुत तेजी से हटा रहा है। और उसने 2000 ट्रंप ने ये वादा किया था कि मैं अगले चुनाव तक अपनी पूरी सेना हटा लूंगा, और इसीलिए ट्रंप ने तालिबान से समझौता किया। आज तालिबान से समझौता करने के बाद अब जो उनका पूरी तरह से जो प्रेशर होगा वह कश्मीर घाटी और भारत होगा उनका निशाना। इसको लेकर के सरकार को बहुत मजबूत रहना होगा और सतर्क रहना होगा। भारत के अंदर बैठे हुए इन
सपोलो को कुचलना होगा और बुरी तरह कुचलना होगा, चाहे वो एसडीपीआई के लोग हो, चाहे वो पीएफआई के लोग हो, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन के लोग जो नाम बदल के इस पूरे देश में घूम रहे हैं, उनको एक एक करके चुनना होगा। साथ में जिन राजनीतिक दलों में जाके बैठ जाते हैं, जैसे सैफुद्दीन, आपका वो क्या नाम है, कश्मीर। अरे कश्मीर में सैफुद्दीन सोज, वो जैसे वहां बैठा हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ दिल्ली के अंदर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तब आपने वो ताहिर हुसैन का ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं, ताहिर हुसैन है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सफेद पोश बन के काम कर रहे हैं। अब इनका जो इनके काम करने का तरीका है राजीव जी, वो ऐसा नहीं। और फिर आपने कहा था इस पे क्या हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव से पहले 2018 में अमरोहा में हर्बुल इस्लाम का एक मॉडल दिसंबर और नवंबर के महीने में पकड़ा गया था। बड़ा मॉडल था। हर साल हम बड़े मॉडल को पकड़ रहे हैं, उनको उनकी फंडिंग पे चोट कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं कि जो लव जिहाद को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने 2016 में बात करी थी, तो 2016 में उन्होंने गलत नहीं करा था। 2018 में मैं एक केस का याद दिलाना चाहूंगा जो पीएफआई से जुड़ा हुआ है। 2018 में उस केस का नाम था सहनसा सहनसा और सिराजुद्दीन वर्सेस केरल स्टेट। इसको जस्टिस के एस शंकरन ने 2018 में डीजीपी लेवल की एक मीटिंग कमेटी गठित हुई, जिसने तय किया कि ये लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद में इनका टारगेट वहां की ईसाई लड़कियां होती हैं जो कि चर्च में जाती हैं, और दूसरा टारगेट वहां की हिंदू लड़कियां होती हैं। अब ये लव जिहाद करते थे, और इसी में हादिया केस एक है। जब उस लड़की ने अपना नाम बदला हादिया, तो आपको ध्यान होगा कि 120 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें कपिल सिब्बल जी के पास भी पैसा गया था, और ये हादिया केस की बात करी गई थी। ये हादिया केस पीएफआई का कपिल सिब्बल जी लड़ रहे थे, समझिए आप। और दो और वकील उसमें, एक महिला वकील है और एक और है सिंह साहब है। ये तीन लोग उस केस को लड़ रहे थे, जिसमें सबसे अधिक जो पैसा आया था वो माननीय कपिल सिब्बल जी के पास आया था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क था, यानी लव जिहाद कोई पूरी कल्पना नहीं थी। और आपको फिर बता दूं कि 3 तलाक आने के बाद जो एक्ट आया है, इससे लव जिहाद रुकेगा। क्योंकि होता क्या था कि ये हिंदू और ईसाई लड़कियों को जो फंसाते थे, उसके बाद में विवाह करते थे, क्योंकि ये वहां पर फिर इस्लामिक और शरिया कानून की बात करने लगते थे, 1937 की शरिया कोड की बात करते थे, जिसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कहता था ये तो निवारण हम करेंगे। तो 3 तलाक जब दे दिया, तो वो हिंदू लड़की जो राबिया बन गई है, कल तक वो रश्मि थी, वो राबिया जब बनी, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? उसको भगा दिया, कोई क्लेम नहीं बनता है, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, समझिए आप, क्योंकि उसने नाम बदल के शादी किया है। अब स्थिति क्या आई कि अब अगर जो रश्मि राबिया बन गई है, वो अब घुस जा रही है, वो सीधे जा रही है, एफआईआर करा रही है और कह रही है हमें दीजिए। तो जो लव जिहाद का जो केस चल रहा था, मुझे लगता है कि एक दिन मैं आप ही से शायद कह रहा था कि ये 3 तलाक से आखिर मोदी जी को क्या मिलने वाला है, मेरे मन में ये बात आती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि 3 तलाक से जो ये बड़े भारी पैमाने पर लव जिहाद चलता था, ये बहुत हद तक रुकेगा। अब इसके दो ही पोर्शन बचते हैं, जैसा मेरठ और अलीगढ़ में हुआ कि उस हिंदू लड़की से उन्होंने विवाह किया, तो उसकी हत्या ही एक चारा बचती है, समझिए आप। अदरवाइज उसको कंपनसेशन देना होगा। तो अब ये लव जिहाद में हत्याएं ज्यादा होंगी, अब तलाक कम होंगे। और अब तलाक होने की वजह से, तलाक का एक्ट आ जाने की वजह से, अब शायद वह स्थिति ना हो लव जिहाद की जैसी पहले थी। ये मेरा अपना मानना है। तो ये पीएफआई जितने भी इस्लामिक कैरेक्टर के जितने भी कट्टरपंथी तत्व हैं, उन सब का एक सरगना है, उनकी माँ है, उनकी बाप है, जिसको ये फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग एक करते चीज हैं। और भी समझिए, एक चीज और भी समझिए, आपने भी हाँ। देखा है ये जो नेपाल बॉर्डर के जिले हैं, ठीक है, हम्म। बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, यहाँ अगर आप एक चीज को एनालाइज करें, वहां की चीजों को समझे कि बॉर्डर एरियाज में आपको दिखेंगे ये चांदसी दवाखाना टाइप के, इतने हम्म। ज्यादा डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जिनके पास में पेशेंट कभी नहीं होते। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज हमेशा से, आज के 12 साल पहले से मुझे मालूम है कि मैं देखता रहा हूँ, मुझसे लोग बताते रहे, शेयर करते रहे कि ये इन सब की एक्टिविटीज हमेशा से सस्पिशियस रही है। और ये पीएफआई आज का नहीं उभरा है, ये बहराइच और गोंडा, बलरामपुर, आजमगढ़, इन सब जिलों में आज के 12-15 साल पहले से अपनी मुहिम ये अंदर ही अंदर चलाते रहे हैं। आपको ध्यान होगा, सिमी के खिलाफ जब प्रतिबंध लगाया गया तो उसके लोग कन्वर्ट होके इन सब ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। तो लोग नहीं खत्म हुए हैं, मानसिकता नहीं खत्म हुई है, लोग वही है, उनका कल्चर केवल बदल जा रहा है, जो काम करने का सिस्टम है वो बदल जा रहा है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके भी क्षेत्र में, उन सब बॉर्डर एरियाज में इनकी एक्टिविटीज पाई जाती रही, और क्या इस बीच में भी ऐसी कोई खबरें आती रही हैं मीडिया में कि ऐसे लोग एक्सपोज होते रहे?
मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसडीपीआई ने अपनी वुमेन विंग भी बना रखी है, वुमेन VIM के नाम से स्टूडेंट विंग बना रखी है, और साथ में अपनी ट्रेड यूनियन विंग भी बना रखी है, SDITU करके। और आपको एक चीज और बताऊंगा कि PFI अपने 3 पेपर न्यूज़पेपर चलाता है, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, समझिए आप, और एक चैनल चलाता है। यानी PFI बौद्धिक रूप से और फाइनेंशियली रूप से हर तरह से वो ये बहुत मजबूत है, और उसकी अगर एक एक चीज का कमर नहीं तोड़ा गया तो ये भारत सरकार का बहुत बड़ा फैलावर होगा। जैसे वो अपने न्यूज़पेपर चला, एक नहीं 3, समझिए आप, एक पे प्रतिबंध लगाएंगे दूसरा चलता रहेगा, दूसरे प्रतिबंध लगाएंगे तीसरा चलता रहेगा, तीसरे प्रतिबंध चौथा चला देगा वो। और यहाँ तक कि अपना वो न्यूज चैनल तक चला रहे हैं, राजू जी, वो अपना न्यूज चैनल तक चला रहे हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन का करा रहे हैं, जो कि FDI ऑलरेडी है। अब तो 100% FDI की बात कर दी गई है, तो FDI 49% जब थी तब से वो चला रहे हैं, और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चला रहे हैं। तो ये मतलब ये छोटा संघर्ष नहीं है, ये बड़ा संघर्ष है। लेकिन मुझे आज अफसोस होता है कि भारत के जो प्रगतिशील राजनीतिक दल कहे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी कही जाती है, समाजवादी पार्टी कही जाती है, बहुजन समाज पार्टी कही जाती है, और ओवैसी जैसे लोग जो दलितों पर घड़ियाली आंसू चुआते हैं, वो कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। और दलितों को एक दलितों को एक प्रश्न, एक मैं संदेश देना चाहता हूं आपके इस चैनल से, कि आए मेरे दलित भाइयों, मैं आपका पैर धुल करके पीने को तैयार हूं, बशर्ते आप इनके साथ मत जाइएगा। क्यों मत जाइएगा, उसका कारण बताता हूं। ये आपको गुमराह करते हैं, आपके लिए लड़ते नहीं है। आपको बता दूं कि 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था, तो जिन्ना ने आपको इसी शर्त पर कहा था कि हमारे साथ चलिए, और पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर जब रेड क्लिफ रेखा बनाई गई, तो आप बहुमत में ज्यादा थे, फिर भी आपको क्या नाम है, बंगाल से मिला दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान दे दिया गया, बंगाल को काट करके, और वहां सबसे अधिक दलित भाई थे। मैं आपको बता दूं 1968 से लेकर 71 के बीच में जो जनरल जिया की जो सेना ने वहां पर अत्याचार किया, 27 लाख लोग मारे गए राजू जी उसमें। 27 लाख में 24 लाख सिर्फ दलित मारे गए, 3 लाख मुसलमान मारे गए। 3 साल तक, 3 साल तक, 3 ईयर्स, 3 साल तक वहां पर तस्लीमा नसरीन का एक लेख पढ़ लीजिए, उसमें वो कहती है कि वहां के जो डिटेंशन कैंप होते थे, जो राहत शिविर के कैंप होते थे, उसमें महिलाओं को नंगा रखा जाता था, एक दिन कपड़े नहीं पहनाए गए 3-3 साल तक, कि जब उनकी इच्छा करे तब वो उनके साथ गलत कुकर्म कर सके। और 7-7 साल की बच्चियों के साथ, 8-8 साल की बच्चियों को 3-3 साल तक नंगा रखा जाता डिटेंशन कैंप में। ये बात करेंगे? अरे ये अल्लाह भी शर्मसार हो जाता है जब इनके अत्याचार देखता है, वो भी शर्म करता होगा कि ये मुझे अल्लाह क्यों कहते हैं। ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। नहीं, तो मैं इनके फिर कहूंगा, इनके साथ में जो दलित गए भी थे उनको डिप्टी PM कुछ दिन के लिए बनाया गया, और उसके बाद जब उनको इनकी असलियत समझ में आ गई पाकिस्तान में, तो वो भारत में फिर वापस आ गए। वो तो उनका नाम हाँ, सबसे बड़ी उनका चीज नाम ये है कि समझना होगा इस चीज जैसे को, उनका नाम कि इनकी उनका नाम मुहिम जो है। वो जी। जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। हाँ। और दैट इज सोशल, वो पहले अंबेडकर जी के साथ काम करते थे, जिन्ना ने उनको प्रलोभन दिया था कि हम यहाँ तुम्हें जो अगली जातियां तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती उससे ज्यादा सम्मान देंगे। दुर्भाग्य था कि देश के बंटवारा होने के बाद सबसे अधिक अत्याचार ही उन्हीं पे हुआ। और आज भी देख लीजिए, अभी जो मंदिर गिराए जा रहे हैं, ये कल परसों की बात नहीं है। हम ये कैसे मान लें कि राम टेम्पल बाबर के वीर बाकी ने नहीं गिराया, क्योंकि हम तो अभी देख रहे हैं ना गिराने को। हमने मैं देख रहा हूं कि अभी भी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह मंदिर गिराया जा रहा है, उसकी नींव डाली गई, उसकी नींव को उखाड़ के फेंक दिया गया, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आज भी वहां से लोग भाग भाग करके भारत आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कैसे कह सकते हो साहब कि सब कुछ हमारा था? दुनिया में एक मस्जिद को नहीं, ऐसी बता दे। इस बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कि लखनऊ से कुछ ही मीडिया पर्सन गए हुए थे दिल्ली में, मजनू का टीला वहां दिल्ली में पड़ता है, जहाँ पे पाकिस्तान से भाग कर आए हैं शरणार्थी और वहां रह रहे हैं। उनकी जो दुर्दशा थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने बयान किया, ये समझ लीजिए कि कोई भी इंसानियत जो है शर्मसार हो जाए। जिस तरीके से उनका शोषण किया गया, कि उनको इंसान की संज्ञा दी ही नहीं जाती थी, जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति पाकिस्तान में रही। और आज ये स्थिति की 1 पॉइंट समथिंग जो है वहां पे हिंदू रह गए हैं। वहां किसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो कृष्ण मंदिर बनाया जाना था, उसके लिए नींव वगैरह खोदी गई। इतना इनका मनोबल वहां बढ़ा कि जाके इन्होंने जो है सारा तहस नहस कर दिया। तो वहां की स्थितियां तो खराब थी ही, मैं वो तो अभी माना जा सकता है, क्योंकि उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर यही है। लेकिन भारत में भी स्थितियां अगर यही रही तो कैसे कंट्रोल होगा फिर?
नहीं नहीं, अभी अभी फतेह बाबा जो अभी आपने बात किया पाकिस्तान का, तो जब ये घटना बेंगलुरु की घटती है, लखनऊ में घटती है, जब सीए के प्रोटेस्ट को लेकर के पूरे 19 जगह पे घटती है, इसके अलावा दिल्ली का दंगा होता है, अभिषेक शर्मा को मार दिया जाता है, 800 लोगों की लगभग हत्या हो जाती है उसमें, तो ये कहीं भी स्थिति देखिए तो पाकिस्तान की तरह ही दिखाई पड़ रहा है, समझिए आप। और पाकिस्तान की स्थिति में भी देखा होगा आपने, फतेह बाबा का जो गुरुद्वारा था उसको कब्जा कर लिया, और क्या क्या ऊपर से तोड़ा मीनार लगाया, मेहराब लगाया, तब ये तो हमारी मस्जिद हो गई। ऐसे ही पूरे दुनिया भर में, चाहे वो मीनार कुद्दूस मस्जिद हो जो कि इंडोनेशिया में, वहां भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका ये हर लोगों का आत्मबल गिराते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, उनके आत्मबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत जगह है भाई, जाके मस्जिद बनाओ ना, किसने रोका है आपको? पूरी जगह जगह खाली है। वो मुनव्वर राणा बोल तो रहा है 5 बीघे हमारे पास है, अरे ऐसे बहुत से मुसलमानों के पास हजारों बीघे होंगे, जाओ खूब मस्जिद बनाओ, खूब मदरसे बनाओ, किसने आपको रोका है? लेकिन समस्या क्या है कि इनका मकसद इबादत करना नहीं है, इनका मकसद अल्लाह के नियमत में काम करना नहीं है, इनका मकसद है कि लोगों के आत्म भावना को ठेस पहुंचाना। चूंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कट्टरपंथियों में, वहाबियों में, वह है कि दारुल इस्लाम से, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना, और ये किसी भौगोलिक परिस्थिति को नहीं मानते हैं, ये किसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं मानते हैं। समझिए, इनका सिर्फ इतना ही मानना है कि जहां मुसलमान सबसे अधिक है वो दारुल इस्लाम हो गया, जहां मुसलमान नहीं है उसको हम दारुल इस्लाम बनाएंगे। समझिए आप, अधिकतर लोगों को कन्वर्ट करेंगे, उनको हम इस्लामिक बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, आवाज से नहीं चल रहा है, 726 से हम देख रहे हैं, और अभी तक ये यही तो कर रहे थे। और कर क्या रहे थे? आज जब हमने रिवॉल्ट करना शुरू किया, हमने उत्तर देना शुरू किया, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से राम मंदिर बनाना शुरू किया, अपनी सुरक्षा के लिए सीए जैसे कानून को लाने का काम किया, 370 हटा करके अपने देश की सरहदों को मजबूत करने का काम किया, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। क्यों? क्यों दिक्कत हो रही भाई? यही काम एनआरसी जो है, वो आपके बगल में पाकिस्तान जैसा दो कौड़ी का देश लागू कर देता है, बांग्लादेश एनआरसी लागू कर देता है, आपका क्या नाम है, जिब्राल्टर लागू कर देता है, सऊदी अरब लागू कर देता है, आपको दिक्कत नहीं होती है। सऊदी अरब के कानूनों पर आप ताली बजाते हो, भारत के लोग को बताते हो अरे वहां तो इतना तगड़ा कानून है, वहां तो मक्खी भी किसी के ऊपर नहीं बैठ सकती है, तो भारत में ऐसा कानून है तो आपको दिक्कत क्या हो जाती है? और सिर्फ आपको ही दिक्कत क्यों होती है? प्रश्न मेरा ये है, सिर्फ आपको ही दिक्कत क्यों होती है, और आपके लिए ही लोगों को दिक्कत क्यों होती है? दूसरा प्रश्न ये है। पहला ये है कि सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत क्यों, दूसरा प्रश्न ये है कि मुसलमानों के लिए राजनीतिक दलों को दिक्कत क्यों होती है, कभी किसी हिंदू के लिए राजनीतिक दलों को दिक्कत नहीं नहीं, होती है? सबसे आज देखिए, अब चर्चा को यही विराम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एजेंडा तय करती है, जो भारत की दशा और दिशा तय करती है, वो आज मौन है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मौन है, वो किसी भी तरीके से साथ में नहीं आके, ना ही लोगों को समझाने का भी देता। वो बैकडोर से प्रोवोक करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, उनको इस बात का डर होता है कि कहीं हमारे एक शब्द बोल देने से कहीं हमारा वोट बैंक न खत्म जाए। तो ये जब अरे तक वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और इसी तरीके से पिसते रहेंगे, कानून लोग हाथ में लेते रहेंगे, जिनको आदत पड़ चुकी है कानून हाथ में, आज से नहीं, कानून हाथ में लेने की आदत इनको आजादी के पहले से रही है और आज तक रही, क्योंकि इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कभी नहीं हुई। और प्रभावी कार्रवाई जहां भी हुई है वो ये सुधर गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे जम्मू और कश्मीर रहा हो। आज वहां सुधर गए, आज वहां पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं सामने आ रही है। लेकिन बेंगलुरु एक केवल, आप ये समझ सकते हैं कि मॉडल है इनका, कि अभी ये जिंदा, इनका मनोबल जिंदा है। और जब तक इन पर योगी मॉडल के रूप में कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये इसी तरीके से उपद्रव करते रहेंगे। और लाखों करोड़ों रुपए जो लगा के सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती, उसको एक झटके में ये खत्म कर देंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंक्लूड मैं करिए। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनका जोर जो चलता है वो आप देखिए, हमेशा ये दलितों पर ही अत्याचार मुसलमान करता है। चाहे वो जौनपुर की घटना, आप बताओ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी राजू जी, तो लाउड स्पीकर जो उतारे जा रहे थे वो अधिकतर रविदास मंदिर से उतारे जा रहे थे, और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इसका समर्थन कर रहा था, और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उनको पूरा समर्थन दे रहा था। छोटी छोटी बातों पर वो प्रभावी तरह से दंगे कर रहे थे। आज मैं कहना चाहता हूं कि अब तो समाजवादी बोल दे, अब तो विपक्ष में है, अब तो बहुजन समाज पार्टी बोल दे अब तो विपक्ष में है, और कांग्रेस पार्टी बोल दे। कहने का मतलब है आज आप मौन धारण करोगे, जो घटना आज वहां घटी है कल यहां भी घट सकती है, परसों और कहीं घट सकती है, और आप पर भी घट सकती है। दलितों के प्रति थोड़ा सा भी अगर आप स्नेह रखते हो, दलितों के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान रखते हो, तो इस मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए। जैसा आप देखिए अमेरिका में जब लाइव्स को लेकर के जब आंदोलन हुए, अभी जब ब्लैक एंड काले और श्वेत को लेकर के, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टी के लीडर एक हो गए।
कि साहब इस देश में हिंसा नहीं होने देंगे, ये लूटपाट नहीं होने देंगे, आप करिए ट्रंप जी जो काम करना है आपको, मारिए इनको, गिरा गिरा के मारिए। ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा की। तो भारत के अंदर हम ऐसी हिंसा पर क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, राजनीति हम करेंगे, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कोई दलितों की राजनीति करे, कोई सवर्णों की राजनीति करे, इसके लिए किसी ने नहीं रोका है, संविधान ने इस पर अधिकार दिए हैं, करना चाहिए। लेकिन ऐसी हिंसा के मुद्दे पर सारे राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। और बड़ी विचित्र स्थिति चलिए, है कि इस पर, जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कानून हाथ में ले, और जो कानून हाथ में ले उसका असर वही होना चाहिए जो कश्मीर में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने बहुत ही ड्रास्टिक एक्शन उन सबके खिलाफ लिया, और बाद में पता चला कि ये जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, बाद में खबरें आने लगी कि ये ठेला चलाता था, ऐसा काम करता था। तो भाई क्यों ऐसे काम करते हो? लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी जला देते हो और अपना करोगे, काम करोगे, तो किसने उनको लालच दिया? उसको सामने लेकर आओ, उसका नाम बताओ। और इनसे भरपाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल एक सही जब कहा आपने, पकड़े बिल्कुल। जाते तब कहते हैं कि हम ठेला चलाते थे, तो तुमने नहीं कोई टैक्स दिया है। टैक्स जिसने दिया दर्द उसको होगा। तो इनके खिलाफ बिल्कुल सही कहा। कठोरतम कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरा बेंगलुरु फिर ना बनने पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो एनालिसिस की, धन्यवाद राजू पूरा समय आपने दिया, और पूरी एनालिसिस जो आपकी खबर के जरिए आपने दर्शकों के सामने रखा, जिनको ये जानकारी हो सकी कि ये पीएफआई क्या है और ये एसडीपीआई क्या है, ये इनका कल्चर क्यों ऐसा होता है, और कब तक ऐसे चलता रहेगा, और इन पर कार्रवाई कैसे हो पाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी अपना मुंह बंद रखी, कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, उनको अब मुंह खोलना पड़ेगा। नहीं ऐसा ना हो कि जनता जागरूक हो जाएगी तो वो अपना, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से रीजनल पार्टीज का अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम समाप्त ही हो रहा है। नेशनल पार्टीज ही केवल सामने आ रही है। तो नेशनल पार्टीज को भी सामने आके देश हित में काम करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से जाति धर्म इन सबसे ऊपर होके कानून का राज कैसे स्थापित हो, इस पर एक होना होगा। नहीं तो ये आतताई हैं, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको किसी को नहीं देखना, इनको केवल ये देखना है कि इनको बाहर से जो डायरेक्शन दे रहा है, इनको कितना लाभ दे रहा है, ये किसी के खिलाफ भी कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू।